ओम शांति। आवाज नहीं आई। ओम शांति। हाँ, अब आपकी प्रेजेंस जो है अगल बगल वालों को महसूस हो रही है। सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँ, अगर आप इजाज़त दें तो कहूँ। आपकी सबसे प्रिय चीज़ सो कॉल्ड मोबाइल, आपका बहुत प्रिय बच्चा है जिसे आप कहीं भी भूलते नहीं हैं, बहुत उसका ध्यान रखते हैं। 1 घंटे के लिए उसे विराम दीजिएगा। मैं उसे घर पे छोड़ के आया हूँ, आप जेब में आराम से रख लीजिएगा। हाँ, अगर आपको ऐसा लगे कि प्रधानमंत्री जी की दिल्ली में कैबिनेट मीटिंग चल रही है और अचानक से मुझे फ़ोन आ सकता है, तो हाथ में ज़रूर रखिएगा। ऐसा कोई है यहाँ? नहीं ना? तो फिर मोबाइल को जो है बड़े प्यार से आप अपने जेब में साइलेंट मोड में डाल दीजिए। और शूटिंग जो है इसकी ऑलरेडी हमारे भाई साहब कर रहे हैं, और जिन्होंने अपने हाथ में मोबाइल पकड़ रखा है, प्लीज़, डिस्ट्रैक्शन होती है। तो 1 घंटा अपने साथ, ठीक है? वादा? प्रॉमिस? हेलो पीछे, प्रॉमिस? थैंक यू सो मच। साइलेंट मोड में रखने से क्या होगा, किसी की रिंग नहीं बजेगी और कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। वरना आप देख लेना, एक रिंग बजेगी और 250, 300, 400 लोग जितने बैठे हैं सबका ध्यान उनकी तरफ केंद्रित हो जाएगा। क्यों? हमारा जो मन है ना, दुनिया में सबसे वोलेटाइल चीज, एवेपोरेटेबल चीज जो है वो हमारा मन है। विद इन अ सेकंड जो है कहां से कहां डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आदरणीय शीला दीदी जी, शांता दीदी जी और हमारी बाकी सभी प्यारी बहनें और भाई सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप सब ने मुझे यहाँ अवसर दिया। मैं आपके सामने कोई लेक्चर नहीं आज करूँगा। अच्छा, आपको लेक्चर चाहिए या एक्सपीरियंस चाहिए? हाँ, सभी को एक्सपीरियंस चाहिए, लेक्चर किसी को नहीं चाहिए, राइट? तो मैं अपना पिछले 25-26 सालों का एक्सपीरियंस जो मैंने एज ए काउंसलर अनुभव किया, आपके साथ साझा करूंगा। मैं भारत में भी कई सारे स्थानों पर रहा नौकरी के सिलसिले में, कई सारे देशों में भी रहा नौकरी के सिलसिले में। तो मैंने कॉर्पोरेट लाइफ भी देखी है, सोशल लाइफ भी देखी है, आध्यात्मिक जीवन को जिया है। जो घटनाएं, जो एक्सपीरियंस मैंने पिछले 20-25 सालों में किए, वो आपके साथ साझा करूंगा। कोई बनावटी बात नहीं, कोई किसी किताब से पढ़ी कहानी नहीं, या कोई पुराने जमाने की कहावत आपके सामने नहीं रखूंगा। रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। बस मेरी आपसे एक ही इल्तजा है कि मन से यहां रहिएगा और चेहरे से मुस्कुराते रहिएगा। अभी भी सरकार ने मुस्कुराने पे जीएसटी, तो कृपया अभी फ्री में है तो मुस्कुरा लीजिए, आगे का कोई भरोसा। मुस्कुराने में कोई ज्यादा मेहनत नहीं लगती है, और आधे दुख तो जीवन में मुस्कुराहट से ही खत्म हो जाते हैं। और मुस्कुराना आपको आता है। मान लीजिए घर में हस्बैंड वाइफ अगर लड़ रहे हैं, अचानक से कोई मेहमान आ जाए, आइए आइए, है ना? करते कि नहीं? आइए आइए। आज का जो टॉपिक है बहुत ही सुंदर है, मेरे जीवन के बहुत करीब है, क्योंकि बहुत सारे अनुभव किए। एक सवाल आपसे पूछता हूं, जीवन में खुश रहने के लिए आपको क्या चाहिए? हाँ जी, जीवन में खुश रहने के लिए आपको क्या चाहिए? खुशी। खुश रहने के लिए खुशी चाहिए, कमाल है। इस सवाल का जवाब आप तब तक नहीं दे पाएंगे जब तक आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं कि जीवन वास्तव में है क्या। जीवन वास्तव में है क्या? व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? जीवन का उद्देश्य क्या है? एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस से आपके सामने इस घटना को रखता हूं। आप अपने आप को रिलेट कीजिएगा और अपने आप से प्रश्न पूछिएगा कि मुझे जीवन में वास्तव में चाहिए क्या। टर्की के एक बिशप थे, जैसे हमारे यहाँ पंडित जी होते हैं मंदिर में, वैसे उनके यहाँ चर्च में बिशप होते हैं। तो वहाँ कैसा है कल्चर कि वहाँ जो बिशप होते हैं तो वो गवर्नमेंट से रिक्रूटेड होते हैं और उनका वो जॉब है, प्रोफेशन है उनका।
एंड ऑफिशियली जो है, जो भी एक्टिविटीज चर्च में होती हैं वो ऑफिशियली होती हैं, सरकार की तरफ से नियुक्त किया जाता है एंड उनका फिर ऑफिशियल एक रिटायरमेंट सर्टेन एज के बाद होता है। तो टर्की के जो बिशप थे, तो उनके मन में एक बड़ी इच्छा थी कि मैं ये जानूं कि वास्तव में जिंदगी का मूल उद्देश्य क्या है, व्हाट इज बेसिकली लाइफ। और उन्हें किसी ने बताया था कि भारत में बड़े बड़े विद्वान महापुरुष होके गए हैं जिन्हें आत्मबोध था, और वो चाहते थे कि जब भी मैं रिटायर हूं मैं इंडिया जाऊं और किसी आत्म अनुभूति किए हुए व्यक्ति से पूछूं कि जीवन का उद्देश्य क्या है। पीछे सब मेरे साथ हैं तो हाथ उठाइए। आवाज साफ आ रही है? मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है या स्ट्रगल करना पड़ रहा है? दिखाई दे रहा है ना? हाथ उठाइए। ओके। जीवन की आपाधापी जिम्मेदारियों को निभाते हुए बिशप 60 इयर्स की एज में रिटायर हुए। देन ही प्लान टू कम इंडिया। उन्होंने सोचा मैं भारत जाऊं और किसी विद्वान पुरुष से मिलूं और उससे अपने इस प्रश्न का उत्तर पाऊं। उन्होंने फ्लाइट लिए और वो त्रिवेंद्रम में उतरे और वहां से उन्होंने केरला के लिए बस पकड़ी और केरला में पहुंचे, क्योंकि उन्हें किसी ने बताया था कि केरला के पहाड़ियों पर गुफाओं में बहुत पुराने पुराने साधु सन्यासी तपस्या तप कर चुके हैं और उन्हें आत्मबोध है। तो जब वो केरला में पहुंचे, उन्होंने किसी से पूछा कि अगर मुझे किसी विद्वान से मिलना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा और कहां रहते हैं, कैसे उनसे मेरा संपर्क हो सकता है। तो किसी राहगीर ने उनको कहा कि यहां से 25 किलोमीटर अगर आप पहाड़ी पर जाएंगे तो वहां एक बहुत ही महापुरुष हैं, लेकिन कंडीशन यह है कि वो किसी से बात नहीं करते। आपका सौभाग्य होगा कि अगर आपसे उन्होंने बात कर ली तो आपका वो सौभाग्य कहेंगे। ही वेंट अपस्टेयर्स, बड़ी स्ट्रगल करने के बाद, एंड ही वाज वेरी क्यूरियस। बड़ी उत्कंठा थी कि आज मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, फिर रिलेट करेंगे इसी टॉपिक के साथ। तो जब वो वहां गए तो उन्होंने देखा कि एक योगी साधना में बैठे विद अ वंडरफुल स्माइल ऑन द फेस इन अ वेरी एकॉस्टिक स्टेट ऑफ माइंड। तो इनको लगा कि अगर मैं इनको डिस्टर्ब करूं तो ये चेष्टा होगी। तो उन्होंने क्या किया, ही प्रोस्ट्रेटेड, मतलब दंडवत प्रणाम, लेट गए उनके सामने और वो ध्यान में मग्न थे, बहुत सुंदर चेहरे पे स्माइल के साथ। योगी थे, महापुरुष थे। उनको रियलाइज हुआ कि मेरे सामने कोई व्यक्ति दंडवत प्रणाम कर रहा। तो उन्होंने धीरे से आंखें खोली और उसको पूछा कि भाई आप कौन हैं। तो उन्होंने अपनी इंट्रो दी कि मैं बिशप हूं और मैं टर्की से आया हूं। तो साधु पूछे बताइए कैसे आना हुआ। उसने कहा मेरे मन में एक बहुत ही प्रबल प्रश्न है जिसका उत्तर पाने के लिए मैं यहां तक आया हूं, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे। योगी ने कहा अगर मेरी कैपेसिटी में हुआ तो जरूर तुम्हें उत्तर दूंगा, पूछो। बिशप ने पूछा व्हाट इज लाइफ, वही सवाल मैंने आपसे पूछा था, जीवन क्या है। योगी मुस्कुराए और उन्होंने कहा फिर 40 साल चर्च में क्या किया, है ना। 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल से हम पारिवारिक जीवन में हैं, आज भी हमारे पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं। तो फिर हमने पारिवारिक जीवन में क्या अनुभव किया कि जब हमें आज तक यही मालूम नहीं है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, जवाब दिया, पहले ये कहा कि 40 साल आपने फिर चर्च में क्या किया जब आज भी आपके मन में ये प्रश्न है। उन्होंने कहा नहीं, 40 साल मैंने बहुत कुछ अनुभव किए लेकिन मैं इस प्रश्न का उत्तर आज तक नहीं पा पाया, इसीलिए मैं यहां आया हूं और आपसे मैं इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूं। उन्होंने कहा, ध्यान से सुनना, आपको डाइजेस्ट नहीं होगा बट ध्यान से सुन लीजिएगा। हो सकता है अगर आप में से कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया हुआ व्यक्ति हो तो वो रिलेट कर पाए कि जो उन्होंने उत्तर दिया वो कितना प्रिसाइज और परफेक्ट था। उन्होंने कहा जिंदगी, जीवन जो है एक सुगंधित खुशबूदार फूल की तरह है। जीवन जो है एक सुगंधित खुशबूदार फूल की तरह है। बिशप बोले आई कॉन्ट्रडिक्ट योर स्टेटमेंट, मैं आपके स्टेटमेंट से विरोध करता हूं। क्यों? क्योंकि हमारे जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि लाइफ इज अ क्रोन ऑफ थॉर्न्स, कांटों का मुकुट है। और सिंबॉलिकली आप देखते भी होंगे ना, जीसस क्राइस्ट के उनके सिर पे दिखाते हैं कांटों का मुकुट। योगी बड़ी सुंदर मुस्कुराहट के साथ कहे
जो मैंने तुम्हें बताया ये मेरा अनुभव था, जो उन्होंने तुम्हें बताया ये उनका अनुभव था। सो लाइफ इज अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। क्या समझ में आया? जीवन कुछ नहीं है, जो आपने इस दुनिया में आने के बाद अनुभव किया वही आपके लिए जीवन है। अब आप अपने आप को टटोल करके देख लीजिए कि आपने यहां आने के बाद क्या क्या अनुभव किए हैं। जिंदगी बने आसान, सवाल यह पैदा होता है कि यह कौन तय करेगा? हमारी किस्मत, भगवान, या हमारे साथ के वो लोग जिनसे हमने बहुत सारी उम्मीदें लगा रखी कि कम से कम जब ये मेरी जिंदगी में आएंगे तो मेरी जिंदगी होगी आसान। कितने लोग हैं जिनका ये एक्सपीरियंस है कि जब लोग मेरे जीवन में कम थे तब मेरी जिंदगी आसान थी, या जब लोग मेरे जीवन में बहुत आए तब मेरी जिंदगी आसान हुई। बीवी का चेहरे सामने ले आना, सास का आप ले आना, ठीक है? ये जितने लोग जब आपके जीवन में आए तो जिंदगी आसान हुई या और ज्यादा डिफिकल्ट हुई? आसान कब थी? जब तक आप स्कूल में थे, हाई स्कूल में। फिर जैसे ही कॉलेज में एंट्री ली तो लोगों ने आपको कंपैरिजन, कंपटीशन, ये सारी चीजों से रियलाइज कराना शुरू कर दिया, और वहां से जिंदगी फिर धीरे धीरे मुश्किल होती गई। और 60 साल के बाद एक्सपीरियंस है, लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी चैलेंजिंग। मेरी माँ मेरी शादी के लिए बड़ी उत्कंठित रहती थी। वो कहती थी बेटा तुम शादी कर लो। मैंने कहा मैंने तुम्हें जीवन में बहुत देखा दुखी इस शादीशुदा जीवन के कारण, फिर भी मुझे शादी की सलाह दे रही हो। बड़ा सुंदर आंसर दिया। उसने कहा देख बेटा ये ऐसा कुआं है, या तो तू खुद छलांग मार या हम मिलके धक्का मारेंगे। कुएं में जाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कुएं में जाने के बाद ही पता चलेगा कि जीवन सुखद है या दुखद है। नहीं, आपका जीवन आसान होगा या मुश्किल होगा, ये 3 चीजें फैसला करेंगी। ध्यान से सुनिएगा, अटेंशन प्लीज। पहली, आपकी सोच साए की तरफ पीछा करेगी आपका, छोड़ेगी नहीं। जहां जहां जाओगे, जितनी दूर भाग लो, साए की तरफ पीछा। पहली सोच। दूसरी, आपकी वाणी, जिन शब्दों का आप उपयोग करके जीवन को मुश्किल बना लेते हैं। हाँ या ना? यहां तक ठीक है? हाँ या ना? प्लीज मेरे साथ साथ रहिएगा, नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा किसी का शटर डाउन तो नहीं हो गया। तो शटर डाउन नहीं करिएगा, एकदम चेतना में रहिएगा। हो सकता कोई एक शब्द अगले 1 घंटे में आपकी छाती को चीरते हुए निकले, और वो एक शब्द आपके जीवन में परिवर्तन का कारण बने। अनुभव के साथ कह रहा हूं, 25 साल पहले आप ही की तरह एक सभा में ऐसे बैठा था, एक तीर लगा, आज यहां हूं। बस एक ही तीर काफी है जीवन को बदलने के लिए। यू डोंट नीड टू मच, बहुत कुछ नहीं चाहिए हमें। तो पहला है हमारी सोच, दूसरा है हमारी वाणी, और तीसरी है हमारी आदतें। सोच, वाणी और आदतें, जिन्होंने जिंदगी जो थी आसान उसको बनाया बहुत मुश्किल। सोच, द वे यू लुक एट द थिंग्स, वो आपकी एटीट्यूड, वो डिसाइड करेगा कि आपकी जो हैबिट है वो किस प्रकार की बनेगी। मैंने कुछ 4-5 बड़े बड़े कारण जो है कंटेम्पलेट करके, चिंतन करके आपके लिए लाया हूं, अनुभव के आधार से, जो मैंने काउंसलिंग में एक्सपीरियंस किए। सही है? Let us start with the relationship, because that is most challenging subject in every human life. If you agree, please raise your hand. Relationship. That could be husband-wife relationship, father-son relationship, mother-daughter relationship, or any relationship. It could be a professional relationship also. कि बॉस के साथ ट्यूनिंग नहीं है। तो ऐसी 4 बातें, सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, ये तीनों लाइफ में आपके साथ जो है वो आपके साथ ही रहेंगी। पहला कारण जो मुझे जीवन में समझ में आया वो है हमारी जरूरत से ज्यादा चीजों के प्रति चिंता करने की आदत। अब चिंता क्यों ना करें? क्योंकि हम या तो दो वर्ल्ड में रहते हैं। एक है हमारा पास्ट वर्ल्ड, which is very very toxic because of the toxic experiences, और जब जब आपके मानस पटल पर वो दृश्य आ जाता है, it makes your life very horrible. हाँ या ना? हाँ या ना? एग्री, डिसएग्री?
इरिस्पेक्टिव ऑफ योर नॉलेज, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर पावर, पोजीशन, व्हाटएवर, कि जब जब उस दृश्य को अपने मानस पटल पर, बीते हुए दृश्य को अपने मानस पटल पर ले आओगे, प्रोफेशनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, या पर्सनल लाइफ में, या फैमिली लाइफ, एनी लाइफ, तब तब वो आपकी जिंदगी को डिफिकल्ट बनाएगा। या फिर भविष्य काल के बारे में, भविष्य काल के बारे में क्या क्या मन में बार बार विचार आते हैं कि मेरी हेल्थ का क्या होगा, मेरे बच्चों की सक्सेस का क्या होगा, हमारे रिलेशनशिप का क्या होगा। और जिन सुविधाओं को आज हम यूज कर रहे हैं, अगर कल को हमारे जीवन में ना रही तो फिर मेरा जीवन क्या होगा। इसलिए या तो पास्ट आपको एंगेज करके बैठा है, या तो फ्यूचर आपको ऑक्युपाई करके बैठा है, एंड यू आर लूजिंग द प्रीशियस प्रेजेंट। आपका जो वर्तमान है, जिसको आजकल आप सब लोग माइंडफुलनेस कहते हैं, वो माइंडफुलनेस, क्योंकि माइंड या तो पास्ट में एंगेज है या तो फ्यूचर में एंगेज है, तो फुलनेस कैसे होगी। कोई ना कोई ऐसी घटना हमने जरूर जीवन में है जो पकड़ करके रखी है। 10 साल पहले आपकी सासू मां ने आपको कुछ कहा होगा, आज भी वो फ्रिज में रखे हुए ताजे टमाटर की तरह दिमाग में बैठी है, हाँ या ना। और इस चीज के अनुभवी हमारे भाई लोग, क्योंकि बार बार सुनाते हैं हम उनको। अच्छा, हस्बैंड के साथ काउंसलिंग में हम एक्सपीरियंस करते हैं कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो यहां पर कंप्लीट डाटा सेंटर में जो है लोड कर लिए हैं, नॉन डिलीटेबल। जब जब सीन बनता है तो ऑटोमेटिकली वो मेमोरीज जो है वो पॉपअप होती रहती हैं कि तुमने 10 साल पहले मेरे साथ ऐसा किया था। तो जब जब आप इन ओल्ड टॉक्सिक मेमोरीज को होल्ड करते रहेंगे, और जितने समय तक करते रहेंगे उतने समय तक आप जीवन में हमेशा दुखी रहेंगे। तय आपने करना है कि छोड़ो तो छूटे। किसी गांव में हमारे एक भाई करता था जिसे दारू पीने की बड़ी लत थी। ध्यान से सुनना, आपको आपके दुखों से मुक्त करने वाला इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है आपके सिवाय। कंक्लूड करेंगे लास्ट में। उसको पता चला वो अपनी दारू पीने से बहुत दुखी था। आदत हमने बताया, माइंडसेट, योर दिस वोकैबुलरी, एंड द थर्ड थिंग इज योर हैबिट। तो उसकी आदत थी दारू पीने की, बड़ा दुखी था। किसी ने पता बताया कि भाई गांव में कोई महात्मा जी रहते हैं, बड़े सज्जन पुरुष हैं, उनके पास जाने से तुम्हारी ये दारू छूट जाएगी। बड़ा एंग्शियस था कि मन से कोशिश तो बहुत कर रहा हूं, लेकिन आदत के वश होकर के छोड़ नहीं पा रहा हूं, तो लेट मी ट्राई दिस वे ऑल्सो। बड़ी उत्कंठा से गांव में गया और महात्मा जी को अपनी पूरी प्रॉब्लम बताई कि कहा साहब ऐसे है। हमारे पास भी लोग ऐसे आते हैं, काउंसलिंग में भी हम यही पॉलिसी यूज करते हैं। तो उन्होंने कहा एक काम करो, तुम कल आ जाओ, 1 सेकंड का खेल है, बोला तुम्हारी ये दारू छुड़वाना। बहुत क्यूरियोसिटी बढ़ गई, बोला ठीक है। टाइम दिया 10 बजे। अब जैसे अगले दिन 10 बजे शार्प वहां पहुंच गया, और उसने क्या पाया कि साधु जी है डाली से लटके हुए उल्टे। तो कहा कि गुरुदेव मैं आ गया हूं, तो मुझे आप बताइए आप कैसे मुक्त होना इस दारू से। बोले बेटा एक काम करो, देखो आज तो मैं यहां लटका हूं, तुम कल 10 बजे आ जाओ। कहावत है मरता, हाँ उसने सोचा ठीक है भाई, हो सकता आज गुरुजी सही मोमेंटम में नहीं है, तो कल आ जाते हैं। तो कल अगले दिन वापस 10 बजे आया, और गुरुदेव को भी मालूम था 10 बजे आएगा, तो वो लटक जाते थे पेड़ के साथ। ऐसे करते करते 2, 4, 5, 10 दिन हुए। अब ये आदमी बहुत इरिटेट हो रहा है अंदर से। अब इसने सोच लिया कि आज तो या तो गुरुदेव जी से मैं समस्या का समाधान लूंगा, या फिर गुरुदेव जी ये काम ही छोड़ देंगे। पूरा मन बना के आया था। तो जैसे वो आया, उसने गुरुदेव को देखा कि वो डाली के साथ उल्टे लटके हुए हैं। उसने कहा गुरुदेव आज तो मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए ही चाहिए। गुरुदेव ने कहा मैं भी तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं, पर करूं क्या, इस डाली ने मुझे पकड़ करके रखा है। उसने कहा गुरुदेव डाली ने नहीं आपको पकड़ा, आपने डाली को पकड़ा है, छोड़ो तो छूटे। वो जंप लगा के नीचे आए, बोले बस दारू ने तुझे नहीं पकड़ा, तूने दारू को पकड़ा है, तू छोड़े तो छूटे, मेरे पास कोई दवा नहीं है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको आपके दुखों से छुड़ा नहीं सकता। एज ए काउंसलर मैं आपको सलाह दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपके दुख की इंटेंसिटी, उसका सोर्स आपसे बेहतर और कोई समझ नहीं सकता, रियलाइज कर नहीं सकता। इसलिए उस प्रॉब्लम का सलूशन आपसे बेहतर आपको कोई और दे भी नहीं सकता। ठीक है? तो ना तो भूतकाल आपके कंट्रोल में है, ना ही भविष्य काल आपके कंट्रोल में है। मेरे पास एक लेडी काउंसलिंग के लिए आई, पोस्ट कोविड सिम्टम्स।
ऐसे बहुत सारे केसेस देखे मैंने, बच्चे भी देखे, जवान भी देखे। एक लेडी मैंने बहुत क्रॉनिक केस देखा। वो केस क्या था, उसके हस्बैंड लेके आए थे। उन्होंने कहा साहब कोविड में हाथ धोने की इसको आदत पड़ चुकी है, अब कोविड खत्म हो चुका है, दिन में 36 बार हाथ धोती है। तो मैंने कहा फिर? बोले तकलीफ 36 बार हाथ धोती है उसमें नहीं है, हमारे भी धुलवाती है। इससे मैं पीड़ित हूं। अच्छा मैं ऑफिस से आऊं, डॉक्टर हैं वो, उन्होंने बोला मैं ऑफिस से आऊं जिस सोफे पर बैठूं उसके कवर भी धो लेती है ये। घर में घुसने से पहले मुझे कहती सीधा वॉशरूम में जाना है, पहले नहाना है और फिर घर में आना है। अब आप देखिए कि एक थॉट जो है वो माइंड के अंदर कैसे पेनिट्रेट हो गया और बार बार उसी के बारे में सोचते सोचते पूरा साइकोलॉजिकली एंगेज हो गया। और जब आप साइकोलॉजिकली एंगेज हो जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, आप फिजियोलॉजिकली भी एंगेज हो जाते हैं। इसलिए आपके मानस पटल पर जो भी चल रहा है उसका रिफ्लेक्शन आपके शरीर के माध्यम से, स्पेशली दोज पीपल हु आर सिटिंग हियर बाय मेडिकल प्रोफेशन, आप मेरे से रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। इसलिए छोड़ो तो छूटे। एक बार मन से बोलिए, छोड़ो तो छूटे। तो हमारी जो आदतें हैं, जब तक हम खुद नहीं उसके लिए विलिंग होंगे छोड़ने के लिए, तब तक कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है हमारे जीवन में जो बाहर से आए और उसे हम छोड़ दें। पहली चीज, जितना जल्दी छोड़ना सीखोगे। अच्छा सवाल यहां पता क्या है कि जो मैं आपको कह रहा हूं ये आपको मालूम नहीं है, 100% मालूम है आपको। मैं मालूम है छोड़ो तो छूटे, पर छूट नहीं रहा है। तो छूटने के लिए नॉलेज इज नॉट एनफ टू ब्रिंग एनी प्रैक्टिकल चेंज इन योर लाइफ। विद नॉलेज यू मस्ट हैव पावर टू एग्जीक्यूट इट। मात्र ज्ञान पर्याप्त नहीं है जीवन में बदलाव के लिए, ज्ञान के साथ साथ बल भी चाहिए। जैसे मुझे ज्ञान है कि गुटखा खाने से कैंसर है, होता है और ऊपर एनवेल्प पे भी बताया है, लेकिन कल से गुटखा नहीं खाऊंगा ये मेरे पास पावर। मुझे मालूम है कि दारू पीने से लीवर सोरासिस होती है, लेकिन कल से दारू नहीं पीऊंगा ये ताकत मेरे पास है। तो पहले मैं आपको ज्ञान दूंगा, बाद में ताकत कहां से आएगी वो भी बताऊंगा। तो दोनों चीजों का जब लाइफ में ब्लेंड होगा, देन यू विल बी एबल टू एग्जीक्यूट द नॉलेज। अदरवाइज मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अर्धज्ञानी होने से बेहतर है मूर्ख होना। नाउ व्हाई? अर्धज्ञानी हमेशा डबल मर्डर करता है, एक तो गलती, ऊपर से गिल्ट और रिग्रेट। मूर्ख नहीं करता, वो गलती करता और बोलता मैं ही सही हूं। ठीक है, वो कहता है गलती करता है और वो यही कहता है कि मैं ही सही हूं। पर हम सारे अर्धज्ञानी हैं, हमको मालूम है जब भी सीन बनाते बाद में हम रिग्रेट करते हैं। हेलो, एक्सपीरियंस है कि नहीं, हाँ या ना? और फिर बाद में पता चलता कि इतना बड़ा सीन बनाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन वो सीन बना किसके कारण? ईदर एटीट्यूड, आर योर वर्ड्स, आर योर हैबिट। तीसरी चीज, ये तीन ही चीजें इंटरवेन करती हैं। तो दूसरा जो कारण जो मुझे समझ में आता है कि जो हमारी जिंदगी को मुश्किल बनाता है वो है हमारा जिद्दी स्वभाव, अपनी बात को मनवाने की जिद, ईदर बाय हुक और बाय ड्रामा। और ड्रामा में, सॉरी दिल पे मत लेना, हमारी बहनें बहुत एक्सपर्ट रहती हैं, है ना, कि कोई ना कोई ऐसा सीन बनाएंगी। योर हस्बैंड वाइफ, मैडम आप दिल पे मत लेना क्योंकि वो मुस्कुरा रहे हैं ना। नहीं, सबका हाल ऐसा ही है। ठीक है, तो कैसे भी कुछ भी करके अपनी बात मनवाने की, मेल में डोमिनेंस होता है। वो अपनी बात कैसे मनवाते हैं? अपनी वॉल्यूम को इंक्रीज करके। देखो आप मैडम मुस्कुरा रही, बोले यही सही है, आई एम वेरी सॉरी सर। ठीक है, तो अपनी बात को मनवाना, बच्चों पे अपनी बात को थोपना। एंड यू नो व्हाई यू डू दिस? आप वो इसीलिए करते हैं बिकॉज यू लव देम, यू केयर देम, बट ये तरीका सही नहीं है। एंड यू नो व्हाट? बदलते दौर के साथ बदलाव जरूरी है। यू कैन नॉट स्कोल्ड योर चाइल्ड नाउ डेज, यू कैन नॉट स्कोल्ड इवन योर वाइफ। क्यों? नहीं तो वो कहेगी तू तेरे रास्ते में मेरे रास्ते, क्यों तुम भी जॉब करते हम भी जॉब करते, मैं तुमको क्यों सुनूं भाई? व्हाई आई शुड लिसन यू? तो बदलाव के साथ साथ हमें भी जीवन में कुछ बिहेवियरल बदलाव लाना पड़ेगा। अपनी बात दूसरों पे थोपना, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। और आजकल पसंद नहीं है, स्पेशली द न्यू जनरेशन, उनको पसंद नहीं है। लेकिन अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो क्या होगा? रिश्ता जो है बिगड़ जाएगा। जब रिश्ते खत्म हो गए तो आप सोचो कि आप अपने घर में अजनबियों की तरह एक्सपीरियंस करेंगे, और सबको एक्सपीरियंस है ये।
इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है। मेरे एक मित्र हैं, काउंसलिंग में मेरे पास आए थे, मुझे कहते हैं कोतवाल साहब 350 फ्लैट हैं इस शहर में मेरे। कितने? 350 फ्लैट, लेकिन रात को घर जाने का मन नहीं करता। सोचो इससे बड़ी पनिशमेंट क्या हो सकती है। और हम मरे जा रहे हैं 2 BH से 3 BH के कब होगा? राइट? बॉडी एकदम उसकी, क्योंकि जिम करता था, और हाइट भी उसकी 6.25 फुट, फिजिकली वेरी रोबस्ट, फाइनेंशियली वेरी पावरफुल, पॉलिटिकली वेरी इन्फ्लुएंशियल। रात को घर जाने का मन नहीं करता। लोगों को लगता है ये आदमी कितना लकी है, और उसको लगता है कि गरीब लोग कितने लकी, कम से कम रात को घर तो जा सकते हैं, अपने यहां तो घर जाने का भी ठिकाना नहीं। इफ यू वॉन्ट टू चेरिश द रिलेशनशिप, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनना, अगर आप संबंधों का सुख लेना चाहते हैं तो संबंधों में 2 चीजें होनी बहुत जरूरी है। पहली है मैच्योरिटी। नाउ व्हाट इज मैच्योरिटी? मैच्योरिटी के लिए दूसरी चीज जो है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस, और उस इमोशनल इंटेलिजेंस का एक कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। नाउ व्हाट इज एम्पैथी? एम्पैथी मींस कि मैं, डॉक्टर साहब के मन में, यू आर डॉक्टर बाय प्रोफेशन, हां, तो डॉक्टर साहब के मन में क्या चल रहा है ये मैडम को एहसास है, और मैडम के मन में क्या चल रहा है ये मैडम को खुद भी एहसास है। इसलिए जब भी वो कम्युनिकेशन में डॉक्टर साहब के साथ आएंगी तो वो उनके इमोशन का भी ध्यान रखेंगी और अपने इमोशन का भी ध्यान रखेंगी, और इन दोनों का ध्यान रखते रखते फिर कम्युनिकेशन में आएंगी। अब डॉक्टर साहब बोलते हैं काश ऐसा ही होता, with due regards, which is not generally possible, but देखो मैं यही चीज तो आपको कह रहा हूं कि इमोशनल इंटेलिजेंस जब तक आपके अंदर नहीं आएगी, अब सवाल यह है कि इमोशनल इंटेलिजेंस आएगी कहां से? दैट कम्स थ्रू स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। Believe me, this is my 25 years experience. मेरा 25 साल का अनुभव है। Emotional intelligence in the relation will never come unless until you influence yourself through the spirituality. आध्यात्मिकता आपको सिखाती है how to regulate and how to control your emotions. Otherwise, you get hijacked the moment any situation comes. जैसे ही कोई सिचुएशन बनती है, आपका टॉप फ्लोर टोटल इधर फ्रीज हो जाता है और हाईजैक्ट हो जाता है, एंड फिर आप एक शब्द बोलते हैं, आई गॉट कैरीड अवे। नो व्हाट इज दिस कैरीड अवे? कि बोला बहाव में बह गया। बोले कोतवाल जी, मैंने पूछा कि भाई साहब आपने ऐसा क्यों किया मैडम के साथ? तो बोलता आई गॉट कैरीड अवे। हाउ यू गॉट कैरीड अवे? बोला उसने मुझे ट्रिगर किया तो आई गॉट कैरीड अवे। फिर सीन बन गया। सीन 2 बनाएंगे, घर में जितने सारे इन्फ्लुएंस होंगे, और कभी कभी, सॉरी विद ड्यू रिगार्ड्स, मुझे बोला कि चीप वर्ड्स यूज नहीं करना है, लेकिन एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कहता हूं कि कभी कभी हम इतने ब्लाइंड हो जाते हैं कि बच्चों के बारे में भी सोच नहीं पाते हैं कि व्हाट विल हैपन टू देयर लाइफ। अब यहां आने से 2 हफ्ते पहले मेरे पास एक कपल आया, यंग मैरिड कपल, दे हैड अ सिंगल चैप of 5 years or 4 years, and the both of them they wanted to get separated. उनको अलग होना था। अब सीन देखो, हस्बैंड जो है अपनी मदर के साथ रहता है, वाइफ जो है वो अलग घर में रहती है, और बच्चे के लिए कोर्ट में केस चल रहा है कि उसकी कस्टडी कौन लेगा। 2 लोगों की दुश्मनी का खमियाजा वो एक जिंदगी भुगत रही है। दिस इज अ विजडम, एंड बोथ ऑफ देम, वन इज IIT गोल्ड मेडलिस्ट एंड अदर इज MBA। सेल्फ मैनेजमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं है, दे आर मैनेजिंग अ कॉर्पोरेट। जस्ट इमेजिन। रिश्तों का सुख लेने के लिए सामने वाले को समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, सवाल है कि कैसे समझें? तो एक नुस्खा बताता हूं, याद रखेंगे तो बताऊं, प्रॉमिस याद रखेंगे? अच्छा, दूसरी बात, प्रैक्टिकली करेंगे तो हाथ उठाओ तो बताऊं। जब भी आप किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में चले जाते, किसी ऑल्टरकेशन में, किसी भी झगड़े में चले जाते हैं, तो एक बेसिक सी चीज है जो आपने ध्यान में रखनी है, तब आप अपने ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे, और वो कंट्रोल है कि आप ना सामने वाले के जूते में पैर डालकर एक बार देख लो। मतलब आप उसकी जगह चले जाओ। क्या करो? उसकी जगह चले जाओ कि एज ए मदर या एज ए मदर इन लॉ या एज ए हस्बैंड या एज ए चाइल्ड वो क्या कहना चाह रहा है। लेकिन एक चीज है, इससे एक स्टेप आगे, अगर आपको किसी के जूते में अगर पांव डालना है ना, तो पहले आपको खुद का जूता उतारना पड़ेगा। मतलब आपके दिमाग में जो चल रहा है ना, कीप इट असाइड। तभी तो आप सामने वाले के पैर में
पैर डाल सकते ना, अपने जूते के साथ उसके जूते में पैर तो जाने से रहा, हाँ या ना? किसी ने कहा कोतवाल जी बात तो ठीक है, लेकिन उस समय जूता भी याद नहीं आता है और सामने वाले का दिमाग भी याद नहीं आता। उस समय तो बस एक ही बात आती, अपनी बात चिपका देनी बस। क्यों? एनफ इज एनफ। और ईगो क्लैश हो जाता फिर हमारा, कि हम कह रहे हैं हम पिताजी हैं, बच्चे को कहेंगे हम पिताजी, हम जो कह रहे हैं आपको ये करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम आपसे इस दुनिया में 25 साल पहले लैंड हुए हैं। That is the only difference between you and your child, no? It's a hardly 20-25 years difference. But that doesn't mean कि 25 साल में आपने कुछ ऐसा सीख लिया है कि जो आप उसको कहेंगे this is standard. No. आज के दौर में, बदलते हुए दौर में, आपका जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है वो अगले 5 सालों में एब्सोल्यूट हो जाने वाला है. That has no use. कभी कभी हम अपनी जिद में, अपने अहंकार में, नो, सवाल ये है कि ये अभिमान है किस बात का हमको, बाय द वे? क्योंकि अभिमान के कारण ही तो जिंदगियां खराब हो रही है ना. नाउ द एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ द मैरिड लाइफ इज नॉट मोर देन 3 to 5 years. क्यों? हम भी अपने किसी स्थान पे हैं, तुम भी स्थान पे हैं. व्हाई आई शुड लिसन यू ऑल द टाइम? मैं क्यों तुम्हारी हर बात सुनूं? गॉट इट? अच्छा, किसी ने खूब पूछा कि अभिमान क्या है, तो जवाब में सामने वाले ने कहा अभिमान, मैं थोड़ा इंग्लिश में बताऊंगा फिर हिंदी में इसका अनुवाद कोशिश करूंगा करने की, अगर कर पाया तो. उसने कहा ईगो इज समथिंग यू बिलीव दैट यू आर बट यू आर नॉट. राइट? ईगो इज समथिंग यू बिलीव दैट यू आर बट यू आर नॉट, एंड देन प्रोटेक्टिंग इट वेरी हार्ड. अभिमान यह है कि ये विश्वास करना कि मैं कुछ हूं जबकि आप कुछ भी नहीं है, और फिर ये सिद्ध करना कि मैं कुछ हूं बाय एनी मीन. और कभी कभी तो हम ये भी कहते हैं अहंकार में आके, तुझे मैं दिखा दूंगा. अब उसको पता नहीं दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, लेकिन खुद तो देख लेगा जरूर, है ना? मैं अक्सर एक शब्द का उपयोग करता हूं. आपकी जिंदगी में 2 ही दिन हैं. एक है आपका डे ऑफ डिलीवरी, जब आप यहां डिलीवर हुए थे, और एक है आपका डे ऑफ डिपार्चर. ठीक है? ये 2 ही दिन हैं आपकी जिंदगी में. लेकिन जब आपकी डिलीवरी हुई थी तब भी आपको व्हाइट कपड़े में रैप किया गया था, और जब आपकी डिपार्चर होगी तब भी. और जिन जिन लोगों का, अपनों का, या जिनका भी अभिमान है ना, वही लपेटेंगे. आने के टाइम भी उन्होंने लपेटा था, और जाने के टाइम भी. Then ego of what? If I shut your 2 nostrils, these 2 nostrils, and the third one is your mouth, your game is of only 45 seconds. 45 सेकंड का खेल है आपका. फिर अभिमान किस बात का? सीडो ईगो. बराबर? कभी कभी तो हमारे भाई लोग एक डायलॉग भी बोलते हैं, मैं नहीं रहूंगा ना तुमको पता चलेगा. उसके जैसे कितने डिपार्चर और डिलीवरी में आज तक यहां से आए और गए हैं. द वर्ल्ड इज रनिंग एंड द वर्ल्ड विल कीप ऑन रनिंग. इट डजंट मेक एनी डिफरेंस वेदर यू आर हियर और यू आर देयर और समवेयर एल्स. कोई फर्क नहीं पड़ता इससे. मेरे पास एक घटना है. एक बच्चा है जिसने सुसाइडल अटेम्प्ट किया, लेकिन बच गया फॉर्चुनेटली. ही केम टू मी. वो क्रिकेटर बनना चाहता था, पिताजी उसको मैकेनिकल इंजीनियर बनाना चाहते थे. क्यों? क्योंकि खुद वो फिटर थे, वो मैकेनिकल इंजीनियर नहीं बन पाए, इसलिए उसी के ऊपर पूरा जो है वो इंपोज कर रहे थे. क्योंकि उनको पता है एक मैकेनिकल इंजीनियर 2.5 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ का पैकेज है उसका. तुम क्रिकेटर बन पाओगे कि नहीं बन पाओगे कोई गारंटी थोड़ी है, बहुत कंपटीशन है वहां. वक्त बदल चुका है साहब, और बदलते दौर के साथ अगर आप अपनी बातों को इंपोज करने की कोशिश करेंगे, इट विल मेक योर लाइफ हेल, समटाइम ब्लडी हेल इवन. बहुत सारे मेरे पास एक्सपीरियंसेस हैं, बट मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा. द थर्ड थिंग दैट मेक्स आवर लाइफ वेरी डिफिकल्ट इज कंपैरिजन, एंड वी ऑल आर विक्टिम ऑफ दैट कंपैरिजन. कंपेयर करते रहते हैं. वाइफ कहेगी हस्बैंड को, वो देखो मेरी जो कजन है उसका हस्बैंड देखो कितना अंडरस्टैंडिंग वाला है, उसकी हर बात सुनता है, समझता है. तुम हो कि तुमको पता ही नहीं चलता कि मैं क्या चाहती हूं. हस्बैंड बोलता है कि
मेरा जो छोटा भाई है, देखो उसकी वाइफ हर हफ्ते जो है मेरी मम्मी और मेरे पापा को फोन करके पता लेती है, तुमको 2 हफ्ते हो गए तुमने एक बार भी मेरी मदर को कॉल नहीं लगाया है। कंपेयर, वी स्टार्ट कंपेयरिंग। और कंपैरिजन में आके क्या होता है, हमारा वो जो जिंदगी का जो सुख है उसे हम खो देते। एक भाई साहब बंगले में बैठे, नींद नहीं आ रही थी तो वॉक कर रहे थे। वॉक करते करते 12:30 बजे नीचे फुटपाथ पे ध्यान गया तो देखा कि एक आदमी फुटपाथ पे सोया है। ये सोचने लगे कि भगवान सब कुछ मुझे दिया है, नींद उसको दी है। अच्छा आलम देखो कि ये झोंपड़ी वाला है जो नीचे फुटपाथ पे जो सोया हुआ था, ये रात को बंगले की तरफ देख रहा था और कह रहा था कि भगवान सारा कुछ वहां दिया, हमको यहां डाल दिया है। इसका मतलब ना बंगले वाला खुश है ना फुटपाथ वाला खुश है। तो खुश कौन है? खुश बस वही है जिसने ईश्वर से जो पाया है उसका ग्रेटिट्यूड है, जैसे सिस्टर यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे। नाउ आई आस्क यू वन क्वेश्चन, आप में से कितने लोग हैं जो ये बिलीव करते हैं कि आई एम वेरी लकी ऑन दिस अर्थ प्लैनेट? हाथ मत उठाना, हाथ उठाने से 2 मिनट रुको। भारतीय हो पता है मेरे को। सो वी ऑलवेज जंप टू द कंक्लूजन, थिंक ट्वाइस। अच्छा जो हाथ उठाएगा फिर मैं उसको स्टेज पे भी बुलाऊंगा। अब हाथ उठाना। बोला पहले बोलना था ना। अच्छा ठीक है। वेल आप में से कौन है जो ये मानता है कि सच में मैं इस धरती पे सबसे ज्यादा लकी हूं? प्लीज रेज योर हैंड। 1 मिनट रुकना बेबी, 1 मिनट रुको, फिर आप यहां आकर प्रूव करना और सबको बताना, क्योंकि इनको पता नहीं ना इसलिए हाथ नहीं उठा पाए बेचारे कि ये लकी क्यों हैं। आप आके बताना कि आप क्यों लकी हैं, नाम लकी होने से नहीं, पर आप लकी क्यों हैं। ठीक है, अभी नाउ यू कैन रेज योर हैंड। बहनों में से काशी माता लकी है। एनीवेज, अच्छा भाइयों में कौन है लकी? सी द कंफ्यूजन, देयर इज ओनली 2 people इन द होल क्राउड। कम ऑन, धीरे धीरे हिम्मत जुटा रहे हैं। कुछ तो ऐसा कह रहे हैं कि बाजू में हमारे जानने वाले भी बैठे, हाथ नहीं उठा सकते क्योंकि वो हमारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो मैंने एक साहब से पूछा कि क्राउड में पूछा कि आप में से कोई ऐसा है जिसका आपके लाइफ पार्टनर के साथ कभी भी झगड़ा नहीं हुआ? तो एक साहब ने हाथ उठाया। तो मैंने कहा गुरुदेव मुझे भी बताइए, मेरी वाली बहुत झगड़ा करती है। तो बोले बस सिंपल से कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा बताइए क्या करना? बोले हर बार दंडवत प्रणाम। प्रैक्टिकल पॉसिबल है? हाँ जी। तो कौन है ऐसा जो ये मानता है कि मैं बहुत लकी हूं? आई विल नॉट शेयर यू द नॉलेज, आई विल शेयर यू द एक्सपीरियंस ओनली। क्यों? क्योंकि आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, वी आर द डिस्ट्रैक्शन कोचेस। कि जो लाइफ में मेंटल डिस्ट्रैक्शंस हो रही है ना, वी ट्राई टू ब्रिंग यू ऑन द कॉमन पेज, कि जहां आप लाइफ को समझें कि वास्तविकता ये नहीं है कि मेरे जीवन में ये नहीं, जो है उसका ग्रेटिट्यूड नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन यू, शेयर अ स्टोरी, नॉट अ स्टोरी बट अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस। ये एक ब्रह्मा कुमारी बहन का अपना खुद का अनुभव है। I'll little decorate this story, मैं थोड़ा सा इसको डेकोरेटिव वे में बताऊंगा ताकि आपका जो कैच हो वो बड़ा आसानी से हो पाए। अलाउड? ओके। तो एक लेडी सुबह सुबह लाइफ से बड़ी तंग परेशान, एंड शी हैड रीजंस, उसके पास कारण थे। डॉक्टर साहब सुनिएगा, शी हैड रीजंस। रीजन क्या था? शी वॉज ग्रेजुएट, नो जॉब, हस्बैंड के साथ बनती नहीं, डिवोर्सी, एंड 2 kids, 2 बच्चे, सस्टेनेंस इज वेरी डिफिकल्ट, जिंदगी से निराश, उदास, हताश। और जब इंसान जिंदगी से उदास हो जाता है, हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, तो फिर मन में किस प्रकार के संकल्प आते हैं? चलो गंगा है ना, हमारे यहां नर्मदा है तो हम कहते हैं चलो नर्मदा। तो उसके मन में भी वही आया। जब चारों तरफ से अंधकार ही अंधकार दिखाई दे तो मन पहली अप्रोच क्या रहती है कि अपने आप को समाप्त कर लो, बहुत स्ट्रगल हो गए, अब इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। शी हैड द सेम थॉट इन द माइंड, एंड वन मॉर्निंग शी डिसाइडेड कि बस आज ओम शांति ही करना है खुद को। निकल पड़ी। रियल लाइफ स्टोरी सुना रहा हूं बट इन अ डेकोरेटिव वे।
तो एक प्रीस्ट सुबह सुबह वहां से जा रहे थे। आप बोलेंगे इनकी पूरी स्टोरी में या तो बिशप रहते हैं या प्रीस्ट रहते हैं। अब मैं क्या करूं, लकली आ गया माइंड में, पॉपअप हो गया, इसलिए आपके साथ वही शेयर कर रहा हूं। एनीवेज, तो जो प्रीस्ट जब जा रहे थे मॉर्निंग वॉक पे, ये लेडी भी जा रही थी किसी ब्रिज पे, इसने जंप लगाना था, एंड वो जो प्रीस्ट थे वो भी जा रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि डॉटर यू आर लुकिंग वेरी अपसेट, व्हाट इज द रीजन? आप बड़े उदास लग रहे, परेशान लग रहे हैं। आपको मालूम है यूरोपियन लोग जो हैं बड़े मतलब जो है ओपन होते हैं, वो ज्यादा इतना मतलब हमारे जैसे नहीं, पूरे सफर में 2500 किलोमीटर ड्राइव मतलब जो है सफर करेंगे ट्रेन में, मजा ले बाजू वाले से बात करें, मतलब ऐसा कि जैसे कि जन्म जन्मांतर के दुश्मन हो। उनके अंदर ऐसा नहीं है। वो लोग जो है भले सीडो स्माइल करेंगे, स्माइल भी करेंगे, हाउ आर यू, आपसे बात भी करेंगे। तो उस प्रीस्ट ने उससे पूछा कि व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तो उसने अपनी कहानी सुनाई कि पति ने छोड़ दिया, बच्चे भी अपने नहीं हो पाए, ग्रेजुएट हूं, नौकरी भी नहीं है, जिंदगी में भगवान ने कुछ जिंदा रहने जैसा कुछ दिया ही नहीं है, इसलिए मैंने आज सोच लिया कि मैं आज इस जीवन को समाप्त कर लूं। बिशप ने कहा दिस इज वेरी ब्यूटीफुल आइडिया। बोले बहुत अच्छा विचार आया आपके मन में, लेकिन बेटा तुम मरो, इससे पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं ताकि तुम्हें मरने के बाद मरना ना पड़े। सिंक हुआ? क्या कहा? कि तुम्हें मरने के बाद मरना ना पड़े। शी गॉट सरप्राइज्ड कि भाई मरने के बाद भी कोई मरना होता है क्या? हमने सोचा हम मर गए, हमारा तो खेल ही खत्म हो गया, सभी झंझटों से मुक्ति। लाइफ इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, वी हैव मेड इट डिफिकल्ट। नाउ सी द स्टोरी। तो उसने कहा कि मरने से पहले तुम्हें मैं कुछ कहना चाहता हूं ताकि मरने के बाद तुम्हें वापस मरना ना पड़े। तो उसको थोड़ा क्लिक हुआ कि चलो ठीक है, अभी 35 साल जिंदगी में अपने तरीके से जी लिए, थोड़े इसकी भी सुन लेते हैं, ये क्या कहने वाला है। जैसे मेरे पास लोग आते बोले हमने डिवोर्स लेना ही था, लेकिन हमने सोचा एक बार आपसे मिल भी ले लेते हैं। तो जब आपने पूरी प्लानिंग कर ही ली है तो फिर यहां किस लिए आए हो भाई? बोले सोच रहे कि वह लास्ट में एक बार आपसे मिल ले। अच्छा, एक साहब ने मुझे 8:30 बजे 9:30 बजे कॉल किया किसी चौराहे से, मुझे कहते हैं मैं सुसाइड करने जा रहा हूं, आप मेरे घर वालों का ध्यान रखना। मैंने कहा जब जा ही रहा तो फोन काहे को कर रहा भाई? वैलिडेशन चाहिए क्या? खैर फिर वो आज तो वो बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं एनीवेज बाय द गॉड ग्रेस। तो मैं वो कहानी आपको सुना रहा था कि उन्होंने कहा कि एक काम कर लीजिए, अब मेरी कैंटासा में बैठ जाइए, I'll take you to the church and then फिर जो है आप थोड़ी देर मेरे साथ बात करने के बाद आप फिर जब चाहो तब मर जाओ। And he took that woman to the church, उसको नाश्ता कराया। उसके बाद जो है ये जो प्रीस्ट थे ना, चर्च के साथ साथ ये जो आर्फन बच्चे हैं या डिसेबल्ड जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, उन बच्चों का स्कूल भी चलाते थे। आर्फन हो या डिसेबल्ड हो, उन बच्चों का स्कूल भी चलाते थे। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अब मेरी अब गाड़ी में बैठो, और वो जो प्रीस्ट हैं उनको सबसे पहले एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लेके गए। ठीक है। ही वांटेड टू गिव सम प्रैक्टिकल लेसन टू दैट वुमन। उस बहन को कुछ ज्ञान देना चाहते थे। सबसे पहले डॉक्टर साहब वो एक हार्ट के डॉक्टर के पास लेके गए। ये कहां से ट्रिगर हुआ है कि मैं कितना लकी हूं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हार्ट के डॉक्टर के पास लेके गए और डॉक्टर साहब को पूरी स्टोरी एक्सप्लेन की कि कल को ये बहन जी जो है ये सुसाइड करने वाली हैं, तो ये जंप लगाएंगी, मछलियां खा जाएंगी, तो मैं चाहता हूं कि इसका हार्ट जो है वो आप निकाल लें और उसको सेल करें और वो पैसे मुझे दें और मैं मेरे आर्पण बच्चों के काम लगाऊं। इसका भी काम हो जाएगा और मेरे बच्चों का भी, है ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, अब उसका भी काम हो जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब कितने पैसे मिलेंगे? और उसको एक डायरी और पेन दे दिया, बोले यू राइट डाउन व्हाटएवर यू लिसन, राइट। तो उन्होंने कहा कि हार्ट इज वेरी एक्सपेंसिव, लेट्स से 50 लाख। उन्होंने कहा नोट डाउन। फिर उसके बाद जो है आई स्पेशलिस्ट के पास लेके गए। वहां भी सेम स्टोरी है, कल मरने वाली इसकी दोनों आंखें निकाल के हम बेचना चाहते हैं, उससे जो पैसा आएगा आर्फन बच्चे। ऐसे सभी डॉक्टर्स के पास लेते 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 बाद में ये मैडम को कहा कि अभी सम करो कि कल हमको कितना पैसा मिलने वाला है। $214 बिलियन। ये मैं नहीं कह रहा हूं, WHO की 2012 की ह्यूमन बॉडी इवैल्यूएशन रेटिंग है कि इतनी कीमत है हमारे शरीर की। $214,000 बिलियन। लेकिन WHO ने बोला ये शरीर तो हम बना लेंगे, लेकिन उसमें आत्मा नहीं डाल सकेंगे हम। बाकी एवरीथिंग विल बी बायोलॉजिकली सेम बट नॉट द सोल। अब प्रीस्ट ने उसको कहा
कि भगवान ने तुम्हें एक शरीर रूपी खिलौना दिया है खेलने के लिए, जिसकी कीमत है $214 बिलियन, और तुम कहती हो कि भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। यू मस्ट डाई, तुम्हें मर जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है। कहानी पूरी नहीं हुई, दूसरा पड़ाव। वो डॉक्टर क्या तुम्हें तुम्हारी कीमत बताएंगे, मैं तुम्हें तुम्हारी आज असली कीमत बताता हूं। WHO नहीं, मैं। सबसे पहले उस औरत को, वो किसी सेंटर पे ब्रह्मा कुमारी है आज की डेट में, टू योर सरप्राइज। मैं कहानी नहीं सुना, मैं सिर्फ थोड़ा डेकोरेटिव वे में सुना रहा हूं आपको। उसने कहा मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारी असली कीमत क्या है। तो वो सबसे पहले एक 3.5 साल या 4 साल के बच्चे के पास लेके गया, जिसकी दोनों आंखें नहीं हैं। बोला इस बच्चे से पूछो कि तेरी आंख की ओरिजिनल कीमत क्या है। डॉक्टर नहीं बताएगा, ये तुम्हें बताएगा। उस बच्चे ने तोतली लैंग्वेज में कहा, जब उससे पूछा कि सबसे लकी इस दुनिया में कौन है, तो उस बच्चे ने कहा इस दुनिया में सबसे लकी वो इंसान है जिसके पास 2 आंखें हैं। यहां कितने हैं जिनके पास नहीं है? हाथ उठाओ। तो फिर रोना किस बात का है? तो किसी ने खूब कहा कि बाबूजी रोते क्यों हो? बोले रोते नहीं, अपनी तो शक्ल ही ऐसी है। तो बोले ऐसे कैसे हो गए? बोले रोते रोते। बीवी ढंग की नहीं, सास ढंग की नहीं, बच्चे ढंग के नहीं, पड़ोसी ढंग के नहीं, बॉस ढंग का नहीं, कुछ ढंग का नहीं। यह है जिंदगी का रोना, विच हैज मेड योर लाइफ हेल। अब सवाल है कि कितना लंबा चलना है इसके साथ। शी लिटरली क्राइड एंड दैट वाज द मोमेंट व्हेन शी गॉट रियलाइज दैट कि नहीं, मैं इस धरती की सबसे लकी हूं। और अगर आपने पूछना है तो जिसकी 2 बार बाईपास सर्जरी हो चुकी है ना हार्ट की, उससे पूछना कि ओरिजिनल लकी इस दुनिया में। एम आई रॉन्ग और राइट? प्लीज, सही है या गलत है? व्हाट यू नीड टू बी हैप्पी। हेलो, व्हाट यू नीड टू बी हैप्पी? आई वॉज इन बिरला नागदा, आई थिंक 1 मंथ बैक, 1 महीना पहले वहां था। ऑल द फंक्शनल हेड्स, 2.5-3 करोड़ के पैकेज वाले लोग। उनसे मैंने ये सवाल पूछा था, व्हाट यू नीड टू बी हैप्पी? उन्होंने कहा गाड़ी, उन्होंने कहा बंगला, उन्होंने कहा बैंक बैलेंस, क्योंकि ये सारा उनके पास ऑलरेडी था। देन व्हाई दे वर देयर? All of them had a single answer: we need a peaceful and a happy life. सिर्फ एक शांत और एक सुखद जीवन चाहते हैं। और वो तभी होगा जब आपके अंदर बताया कि कंपैरिजन नहीं है, आपके अंदर एम्पैथी है, आपके अंदर ग्रैटिट्यूड है कि हे भगवान, मेरी औकात से तूने मुझे दिया ज्यादा है। ये मेरा निजी अनुभव है, मेरी औकात से ज्यादा दिया। एंड गो इनटू योर ओन सेल्फ इनसाइड एंड थिंक कि आज जिसके आप अधिकारी हैं, जो सुख आप भोग रहे हैं, कसम से कई लोगों का वो सपना है। आज भी कई लोगों का वो सपना है जिसे आज आप भोग रहे हैं। डोंट गो इनटू द कंपैरिजन, डोंट मेक योर लाइफ सो नॉइसी। हो सकता है आपके पड़ोस में रहने वाली आपके शर्मा जी की बीवी बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वाली होगी, हो सकता है उनके बच्चे आपसे थोड़े अच्छे होंगे, हो सकता है उनका हस्बैंड आपके हस्बैंड से थोड़ा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वाला होगा। बट सबको अगर शर्मा जैसा हस्बैंड मिले तो गुप्ता जी किसके साथ शादी करेंगे फिर? जस्ट थिंक रैशनली, यू नो। मुझे मेरे पिताजी से बड़ा कंप्लेंट रहता था जब मुझे ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी। अब मुझे यही समझ में आता है, एकदम परफेक्ट पिताजी मिले हैं। क्यों? क्योंकि जो मैंने कर्म किए उसमें वही फिट बैठ रहे थे। This is my understanding and that brings the smile on the face. और यही चीज मैं अपनी माता जी को भी समझाता हूं कि देखो जो पैकेज में मिला है यही डील अब लास्ट तक रहने वाली है। We cannot change this. Got it? So never compare. किसी के साथ कंपेयर मत करिए, you are different. चौथी चीज that makes your life very difficult, ट्रस्ट नहीं है रिलेशनशिप में, एंड उसका रीजन है ट्रांसपेरेंसी नहीं, ट्रस्ट इश्यू। यंग जनरेशन में सबसे ज्यादा जो काउंसलिंग कपल्स की हमारे पास जो केसेस आते हैं, दैट इज ट्रस्ट इश्यू। शक की फितरत क्यों ना हो? क्योंकि सोशल मीडिया ने पूरे समाज को पूरी तरह से बर्बाद करके रखा है। इसने उम्र का भी भेदभाव नहीं है। इसने 72 इयर्स के काउंसलिंग एक्सपीरियंस करा, 72 इयर्स के बूढ़े को भी प्रेम का अनुभव करा दिया है। आई कैन नॉट एक्सप्लेन इवन, क्योंकि गरिमा भी मैं अटेंड करूंगा। मैं इस सोशल मीडिया ने बच्चे और मां के रिश्ते को भी तार तार किया है।
इस सोशल मीडिया ने हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को खत्म कर दिया है। यकीन मानो, मैंने ऐसे ऐसे दरिद्र अनुभव किए जिनकी आप कल्पना तक कभी नहीं कर सकते। और सो कॉल्ड द सक्सेसफुल पीपल इन द सोसाइटी, बट अगर आप उनके अगर पारिवारिक जीवन देखो, दे आर एक्सपीरियंसिंग द ब्लडी हेल। एक वकील मेरे पास आती थी, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप शूटिंग कर रहे हैं, अभी उनकी काउंसलिंग चल भी रही है। उन्होंने कहा, कोर्ट में ऐसी ऐसी दलीलें देती हूं कि सामने वाले ओपोनेंट को चित्त, लेकिन घर में एक भी दलील नहीं चलती है। क्यों? कुछ केस ऐसा हुआ था। इसलिए अगर आप रिश्तों का सुख लेना चाहते हैं तो एक चीज अपने दिमाग में कूट कूट के आज भर लेना, बूफे लगा हुआ है, बूफे लगा हुआ है, मन करेगा रसगुल्ला भी ले लूं, गुलाब जामुन भी ले लूं, फाफड़ा भी ले लूं, जलेबी भी ले लूं। लेकिन अगर आपने कभी फाफड़े रसगुल्ले के चक्कर में आप गए तो जिंदगी में ऐसा तनाव आएगा कि स्वयं ब्रह्मा जी भी धरती पे उतर जाए ना, आपका कुछ नहीं होने वाला। ये मैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस देखा, और मैंने ऐसे रोते रोते तड़पते हुए लोगों को जमीन पर रोल होते देखा है कि आई कैन नॉट टॉलरेट दिस, हाउ शी कैन डेयर टू डू दिस। डॉक्टर, इंजीनियर्स, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, प्रोफेसर्स, मर्यादा नाम की कोई चीज नहीं है। बट देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी नाउअडेज इन द रिलेशनशिप। हस्बैंड वाइफ का अगर 2 मिनट के लिए झगड़ा हुआ, वाइफ अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, हस्बैंड अपने कॉलेज के साथ, फिर दोनों की ट्यूनिंग हो जाएगी, चैट करते करते फ्लैट हो जाएंगे। एंड टू योर सरप्राइज, स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं, क्योंकि मैं इस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूं, आउट ऑफ 100, 70% पीपल आर इनटू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एंड टू योर सरप्राइज, औरत भारत की हो या यूरोप की, उसको तो पतिव्रता ही चाहिए, पत्नीव्रता ही चाहिए। ये कहां से मिलेंगे? जब तक आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन नहीं, इन्फ्लुएंस नहीं, तब तक आपके अंदर एथिक्स और वैल्यूज का संचार नहीं होगा। एंड देयर इज अ बुफे, यू विल गेट लूर्ड, आप बहक जाएंगे। या तो फिर मेरी बात मान लो या अनुभव कर लो, फिर हम तो हैं ही। सही है। आजकल एक नया टर्म है, यंगस्टर्स कोई नहीं है यहां पर, टू टाइमिंग, माना एक साथ दो को साथ लेकर घूमना। इसको टू टाइमिंग बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, साइकोलॉजी की लैंग्वेज में। लेकिन आजकल टू टाइमिंग नहीं है, मल्टीपल टाइमिंग्स है। हंसने तक तो ठीक है, लेकिन जिस दिन इससे गुजरोगे ना, तो फिर जिंदगी बने आसान, ये केवल फिर टॉपिक में रहेगा। और अगर मुझ पे विश्वास नहीं है तो एक बार कोशिश करके देख लो। एवर नेवर। कबीर ने एक दोहा लिखा था कि पर धन को पत्थर मानिए, पर स्त्री को मात समान, जो इतने में हरि ना मिले तो तुलसीदास जमान। पर स्त्री को, एनी वुमेन अदर देन योर वाइफ, एनी मेल अदर देन योर हस्बैंड इज either your daughter or your mother or your sister other than your wife। और अगर जब भी आप इस चरित्र का, मर्यादा का उल्लंघन करेंगे तो फिर ऐसा ऐसा दृश्य जिंदगी दिखाएगी, नॉन रिपेयरेबल। सो दोनों हाथ जोड़ करके सबसे मेरी विनती है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इनसे जितना दूर रहेंगे उतना आपका जीवन बनेगा आसान। ठीक है। घर आते हैं, कबर्ड में रखिए आप अपना मोबाइल। लाइफ, अगर वाइफ से बात नहीं करेंगे, बच्चों से नहीं करेंगे, तो कनेक्ट कैसे होगा आपका? बताइए ना, कनेक्ट कैसे होगा रिलेशनशिप में? यू आर नॉट गिविंग द टाइम टू योर लाइफ पार्टनर, तो शी विल ट्राई टू लुक आउट समवेयर एल्स ना, ही विल ट्राई टू लुक आउट समवेयर एल्स ना। एक लेडी मेरे पास लेके आई, शी इज बाय प्रोफेशन डॉक्टर, सॉरी, तो बोले ये ऐसा करते हैं, ही इज नॉट अ एथिकल डॉक्टर। तो मैंने कहा मैडम, आपका बच्चा पड़ोस के घर कब खाना खाने जाता है? जो बोले जब मैं खाना ना दूं। तो तुम प्यार नहीं दोगे तो कहीं तो ढूंढेगा, उसकी गलती क्या है भाई? देन शी रियलाइज, वो बोलती करती तो हूं। प्यार करना ही नहीं है, जताना भी है। होने से कुछ नहीं होता है आपके अंदर, ये मैं मानता हूं, कभी कभी जताना भी पड़ेगा,
तभी आप उन जो रिलेशनशिप है उनका सुख ले पाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज, रिश्तों में रिस्पेक्ट होनी बहुत जरूरी है। आप में से कितनी लेडीज हैं जिनका ये एक्सपीरियंस कि आपके हस्बैंड आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं? हाथ उठाइए। देखो कितने लोग हैं जो केवल इस सुख का अनुभव कर रहे हैं, बाकी सारे परेशान हैं। आप घर जाना देखना आज। अच्छा, आप में से कितने मेल लोग हैं जिनको ये एक्सपीरियंस कि आपकी वाइफ आपकी बहुत इज्जत करती है? अच्छा, ये आप कहते हैं या वो सच में करती भी है? एक नई चीज बताता हूं आज आपको, मुझे नहीं पता कितना लंबा चलेगा। ठीक है, मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है और सबके चेहरे से लग रहा है कि आप भी पूरे जो है मेरी तरह कैरिड आउट हुए हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? आपकी जिंदगी में कम से कम 2-3 लोग, योर वाइफ, योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड और एनी मेंटर, कम से कम 2-3 लोग ऐसे जरूर होने चाहिए जिनके रिश्ते में कोई पर्दा नहीं। एनीथिंग यू कैन वोमिट, नो जजिंग, नो अब्यूजिंग, नो ब्लेमिंग, ओपन फॉर एनी काइंड ऑफ चैलेंज। ऐसे 2-3 लोग आपकी जिंदगी में होने बहुत जरूरी हैं, जहां कोई पर्दा नहीं, जहां आप अपने मन की हर बात उनको कह सकें। और अगर ऐसे लोग आपके जीवन में नहीं हैं तो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर बैंक बैलेंस, इस दुनिया में आपसे बड़ा कंगाल कोई नहीं है। सवाल है कि बच्चे अपने मां बाप को सच क्यों नहीं बोलते? यहां कोई कपल बैठे हैं डॉक्टर साहब के अलावा? कपल, हस्बैंड वाइफ दोनों आए हैं। अच्छा, वेयर इज योर हस्बैंड? कहां है? हाथ उठाना चाहिए जरा। ये येलो कलर की जो ड्रेस पहन के हमारी सिस्टर आई है, हाँ हाथ उठाइए, उनको डाउट हो रहा है। कहां है? अच्छा, इधर ही बैठे हुए हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो सर आपसे एक ऑनेस्ट सवाल पूछता हूं, आप घबराना मत, आप घर जाना, पक्की बात है वो कुछ नहीं कहेंगी, है ना मैडम? ऐसा ही है ना? ठीक है। आपने कभी लाइफ में मैडम से झूठ बोला है? ऑनेस्टली बोला है तो बोला, नहीं है तो नहीं है। बहुत बार बोला है? अच्छा, बहुत कम। अच्छा, ये आप कह रहे हैं, आप क्या कहती हैं? नहीं, देखो ऐसी पत्नी होनी चाहिए कि पब्लिक में इंसल्ट नहीं होनी चाहिए। यू आर सो लकी, सच अ ब्यूटीफुल वाइफ, राइट? अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आप कभी कभी इनसे झूठ बोलते होंगे। व्हाट मेक्स यू इम्पोज टू टेल लाई इन फ्रंट ऑफ योर वाइफ? क्या चीज आपको मजबूर करती है उनसे झूठ बोलने के लिए? अगर आप नहीं जानना चाहते तो मैं बताता हूं। क्योंकि वो जानते हैं कि सच सुनने की कैपेसिटी है ना, यही है ना सर? और भी बहुत है, अगर ज्यादा डिटेल में दूं तो और ज्यादा परेशान हो जाती है, इसलिए आप सच नहीं बोलते हैं ना। इसका मतलब गलती उनमें है या उनमें? इधर बोल रहे इधर है। इधर का इसका यही मतलब हुआ। बस यही चीज है ना, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है ना रिलेशनशिप में, रिस्पेक्ट नहीं है ना, क्योंकि हमने इमेज बनाई है। इसलिए बच्चा किसी से भी अपने मन की बात शेयर करेगा, आपसे नहीं। कब तक? जब तक कि उसके अंदर एकदम क्रोनिक थॉट्स नहीं आए, क्योंकि उसने आपने इमेज क्रिएट करी है ना। और फिर आप ब्लेम किसको कर रहे हैं? उसको कर रहे हैं, लाइफ पार्टनर को कर रहे हैं या लोगों को कर रहे हैं कि उनकी वजह से हमारी जिंदगी में क्या है? परेशानी। आखिरी कारण जिसने हमारी जिंदगी खराब बना दी है, एक्सपेक्टेशंस। मैं ये नहीं कहता हूं कि रिश्तों में एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। एक वाइफ का एक्सपेक्टेशन तो होनी चाहिए ना हस्बैंड से, और हस्बैंड की भी होनी चाहिए, लेकिन इट शुड बी कैलकुलेटेड एंड अफोर्डेबल। क्या? कैलकुलेटेड एंड अफोर्डेबल। ऐसी एक्सपेक्टेशन करनी ही नहीं है जो कभी पूरी ना कर पाए। तब आप सोच रहे होंगे हम ऐसी कौन सी एक्सपेक्टेशन करें, क्योंकि हमारी बहनों में थोड़ा ज्यादा रहता है ये वाला कंपोनेंट, कि हम ऐसा सोचते कि थोड़ा हंस के बात कर ले। घर आते हैं तो मुंह लटकाए हुए रहते हैं। अब मैं दिन भर दीवारों से बात करती हूँ, ये सोचती हूँ कि शाम को घर आएंगे तो कुछ दो अच्छी प्यार की मेरे से बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई साहब नहीं करना चाहते, अभी वो बेचारे गन्ने की तरह 2-4 बार मशीन में ऑफिस में होके आए हैं, पूरा एकदम निचड़ के आए। अभी वो सोचते घर जाऊं आराम करूं, लेकिन वो उनकी परिस्थिति से अवगत नहीं है और ये इनकी परिस्थिति से, और दोनों की क्या है? एक्सपेक्टेशन। अच्छा, मान लीजिए दोनों वर्किंग है, तो वाइफ कहेगी सैटरडे संडे मैं पोछा लगाऊंगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तुम लगा लो। ठीक है,
तो एक्सपेक्टेशन ठीक है, बच्चों से एक्सपेक्टेशन, पेरेंट्स से एक्सपेक्टेशन, ठीक है, अपने स्पाउस से एक्सपेक्टेशन, लेकिन कभी भी अपनी बाउंड्री से बाहर जा करके नहीं। उनके कैपेसिटी भी आपने थोड़ी सी समझनी है कि क्या ये इस कैपेसिटी में फॉल कर रहे हैं कि नहीं, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, जज बने, वकील बने, अभी उसके मेरे जैसे मैथमेटिक्स में 3 ग्रेस मार्क्स आए, अभी वो कैसे बन पाएगा? मेरे फादर मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, ठीक है, लेकिन मेरे मैथमेटिक्स में थे 3 ग्रेस मार्क्स। वो कहते थे 3 तो कुछ कर लेंगे, तू नालायक जिंदगी में क्या करेगा? देखो नालायक क्या कर रहा है। सी द डिफरेंस। योर हार्ड वर्क व्हेन मीट्स द अपॉर्चुनिटी दैट बिल्ड्स योर लक। योर हार्ड वर्क व्हेन मीट्स द अपॉर्चुनिटी दैट डिसाइड्स योर लक। लक इज नथिंग। आप बस उनको ये सिखाइए कि आप श्रम कीजिए। देयर इज नथिंग एनी पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। ये आप सोचते हैं कि अगर हम ये बनेंगे तो हम सक्सेसफुल, जो बन चुके हैं उनके लिए कोई और ये सक्सेस की टर्मिनोलॉजी। डोंट रश टू हार्ड, इतना तेजी से मत दौड़िए। क्यों? फिर ये लम्हे वापस जीने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे हम नहीं जानते हैं। लाइफ इज वेरी शॉर्ट, डोंट मेक इट टू मच टॉक्सिक। अब जिंदगी को आसान बनाना तो क्या करना पड़ेगा? आई विल टेक अनदर 10 मिनट्स, ग्रांटेड, 10 मिनट ग्रांटेड, प्रॉमिस ओनली 10 मिनट, नॉट मोर देन दैट। मुझे मालूम है यहां से घर भी जाना, फिर वो जिंदगी आसान की जगह और कॉम्प्लिकेटेड की कहां थे अभी तक। बट आज का दिन, एक दिन अपने लिए ना, रोज तो आप दूसरों के लिए कर ही रहे हैं, ठीक है। अब जिंदगी को आसान अगर आपने बनाना है तो पहली चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं, जब भी गलती हो जाए माफी मांग लो। अब सवाल यह है कि कैसे माफी मांग लो, और हर बार मैं ही कैसे मांग लूं? देखो, एक लाइन बताता हूं आपको, याद रखना, जिंदगी भर काम आएगी। जब भी कोई बात आए तो अपने से पूछना कि अगर बात छोड़ी तो रिश्ता बचा, और बात पकड़ी तो रिश्ता छोड़ना पड़ेगा। सही है? डिसाइड करना है कि बात बड़ी है या रिश्ता बड़ा है। अगर रिश्ता बड़ा है तो फिर बात के लिए कोई जगह, और यह कर सकते हैं आप। एक एग्जाम्पल दूं, लॉजिकल एग्जाम्पल दूंगा, कर सकते हैं आप, एक्सेप्ट कर सकते हैं उसको। कैसे? दूध में मक्खी गिर जाए तो क्या करते हैं आप? दूध पीते या फेंक देते हैं? हेलो माताएं, फेंक ही देते हैं ना। दूध में मक्खी गिर जाए तो आप दूध फेंक देते हैं, लेकिन अगर वही मक्खी घी में गिर जाए तो क्या करते हैं? देखो मुस्कुराहट। मतलब भगवान ने फिटिंग सारी लगा रखी है अंदर, अभी हमने चॉइस लगानी कहां यूज करनी है और कहां नहीं करनी है। सी हाउ यू एक्सेप्ट द घी एंड यू कैन नॉट एक्सेप्ट द मिल्क। दूध आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, घी आपने एक्सेप्ट कर, क्योंकि यू नो, आपके अंदर इतनी इंटेलिजेंस है कि घी दूध से 1000 गुना महंगा है। अगर आपका रिश्ता दूध जैसी कीमत रखता है तो फिर मक्खी रूपी बात दूध के साथ बाहर, और अगर आपका रिश्ता घी जैसा है तो फिर मक्खी की कोई औकात नहीं, फिर बात का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इट डिपेंड्स हाउ यू वैल्यू द रिलेशनशिप। हेलो, हाँ या ना? ठीक है, क्या करेंगे? जिंदगी दूध बनाएंगे, घी बनाएंगे, और मक्खी नहीं, मक्खियां गिर जाएं तो क्या करेंगे? बोले मक्खियां गिरेंगी तो फिर घी फेंक देंगे। एक आध मक्खी ठीक है, लेकिन इतनी सारी मक्खियां फेंक दी तो फिर नहीं। दूसरी लाइन, हर बार झुकना नहीं है, हर बार सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज जरूर याद रखना, जब युद्ध अपने से हो, लिसन मी डॉक्टर साहब, जब युद्ध अपने से हो पूरी ताकत लगा करके जीतना, पूरी ताकत लगाना जीतने की, लेकिन जब युद्ध अपनों के साथ हो तो पूरी तरह से हार जाना आप। इट इज टॉक्सिक, इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, इट विल बिकम योर फर्स्ट नेचर। एक्सपीरियंस इज हियर। बात बड़ी है या रिश्ता बड़ा है, दैट विल डिसाइड कि आउटकम क्या होगी। सही है? दूसरी चीज, माफ कर दें। यह तो आपको भी पता है, लेकिन माफ करना आसान है नहीं ना। माफ करने के लिए आपके अंदर होनी चाहिए एम्पैथी। क्या? दया।
आजकल वेस्टर्न कल्चर में एक बड़ा नया टर्म चल रहा है, वी आर एम्पैथ। इसका मतलब है कि हम दूसरों की भावनाओं की ज्यादा कद्र करते हैं। क्यों? एवरी ह्यूमन हैज अ इंडिविजुअल रिस्पेक्ट। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, माफ करना आसान है या भूलना आसान है? सब्जेक्ट टू एक्सपीरियंस। माफ करना आसान है या भूलना आसान है? आप जब तक भूलेंगे नहीं, आप माफ नहीं कर सकते हैं, भूलना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि भूलें कैसे। उसके लिए मैं आपको एक नुस्खा बताता हूं, दो बताऊंगा। पहला एक बताता हूं, सेट योर बाउंड्रीज। 10 ही मिनट कहे हैं मैंने, उससे पहले कोई नहीं उठेगा, ठीक है? और आपका ये पहला दिन है, मेरा ये 7वां दिन है, तो मेरे पे भी थोड़ी दया कर लीजिएगा। ओके, आई नो कि आपको घर पे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। 5 मिनट कंक्लूड कर रहे हैं हम लोग, राइट? तो नाउ हाउ टू सेट योर बाउंड्रीज। आप किसी भी रिलेशनशिप में, पति पत्नी के, मां बेटे के, बाप बेटे के, भाई बहन के, सास ससुर के, अपनी एक बाउंड्री निर्धारित कर लो कि कभी भी इस बाउंड्री से बाहर नहीं जाऊंगा। लेकिन आपके हालात, आपकी सिचुएशन आपको प्रोवोकेट करेंगी, उकसाएंगी कि बच्चा है, तुम कूदोगे नहीं बाहर, उसकी बाउंड्री में नहीं जाओगे तो उसका कैरियर जो है स्पॉइल हो जाएगा। वाइफ है, अगर तुम कूदोगे नहीं तो कुछ और नया सीन होगा। हस्बैंड है, अभी कंट्रोल नहीं करोगी तो आगे चल करके और डिफिकल्टी जो है वो फेस करनी पड़ेगी, एंड यू विल गेट प्रोवोकेटेड टू जंप फ्रॉम योर बाउंड्री टू द अदर्स बाउंड्री। लेकिन आई टेल यू, आई आस्क यू वन क्वेश्चन, आपके पर्सनल एरिया में अगर कोई घुस जाए तो आपको अच्छा लगता है या बुरा? बुरा ना। बस यही चीज याद रखनी है कि दूसरों के एरिया में घुसने की कोशिश नहीं करनी, अपनी बाउंड्री में रहकर पूरी एडवाइस देनी है, राय बहादुर बनना है, लेकिन वो सामने वाले राय बहादुर की बाउंड्री में नहीं जाना है। एज ए फादर, एज ए सन, यही बदलते दौर की आपसे डिमांड है। अब आप इस डिमांड के साथ खुद को मीट कर लीजिए। आर यू सफर, दैट इज योर चॉइस, राइट? वो चॉइस आपकी है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब आखिर के 2 मिनट, जितनी भी बातें मैंने आपसे शेयर करी, ये मैंने साइकोलॉजी में पढ़ी है और काउंसलिंग में एक्सपीरियंस की है। ये 2 मेरे पार्ट थे, कंपोनेंट थे मेरी लाइफ के, और एक तीसरा कंपोनेंट था स्पिरिचुअल कंपोनेंट। स्पिरिचुअल कंपोनेंट जब लाइफ में आया, उसने एक चीज मेरे कॉन्क्रीट माइंड में सेट कर ली कि तुम जीवन का कोई भी ज्ञान तब तक धारण नहीं कर सकते जब तक तुम्हारे पास ताकत नहीं है उस ज्ञान को उपयोग करने की। जैसे मुझे मालूम है कि यूं ब्रेक दबाने से गाड़ी रुकती है, और अगर पैर में ताकत ना हो तो गाड़ी मेरे ज्ञान से रुकेगी नहीं ना। एक लाइन कहता हूं, याद रखना, नॉलेज इज नॉट एनफ टू ब्रिंग एनी चेंज इन योर लाइफ, विद नॉलेज यू मस्ट हैव पावर। गुटखा खाने से कैंसर होता है, कल से नहीं खाऊंगा, यह है पावर। गुस्सा करने से रिश्ते बिगड़ते हैं, कल से नहीं करूंगा, यह है पावर। अब सवाल है कि ज्ञान तो आपके पास सारा है, अब पावर कहां से आएगी? दैट कम्स थ्रू मेडिटेशन। तो कल से हम थोड़ा सा जो पावर्स है उसके बारे में थोड़ी सी हम नॉलेज लेंगे और उसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करने की भी कोशिश करेंगे, और अपनी जिंदगी के सिर्फ 2 दिन, 2 घंटे, एक तो आज आपने दिया, 1 घंटा आप कल देंगे। कितने लोग हैं जो अपने ऊपर इतनी कृपा तो जरूर करेंगे? प्लीज रेज योर हैंड। चलिए, थैंक यू वेरी मच। एक और आपसे वादा चाहिए, एक कोई और दुखी कल ले आना है ठीक है? जो लाइफ से बहुत ही परेशान है, वाइफ से परेशान है, बच्चे से परेशान, एक ढूंढ लो। क्यों? मुझे जो लेके आया था ना, मैं आज भी उसे दुआएं देता हूं कि दोस्त, तुमको नहीं मालूम तुमने मेरी जिंदगी में क्या किया है। आज मेरे जीवन में जो भी बदलाव है वो उस एक व्यक्ति के कारण है। तो कल एक दुखी लाना, उसको ये मत कहना तुम दुखी हो कि नहीं, आपको पता चल ही जाएगा, सही है? तो कल हम वापिस 1 घंटे के लिए मिलेंगे। आज कुछ औपचारिकताएं, क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मेलिटीज थी, तो वो फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के लिए थोड़ा सा हमको हमारा टाइम चला गया। तो कल हम शार्प कितने बजे स्टार्ट करेंगे दीदी? 5:30 बजे। तो संगीत वगैरह वो रहेगा ना, तो सेशन ठीक है। तो हम शार्प 5:30 बजे,
तो आप सबसे मेरी विनती है कि शार्प 5:30 बजे आप आइएगा, और कल का हमारा जो सेशन रहेगा दैट इज हाउ टू एम्पावर ओवर सेल्फ। अपने आप को हम कैसे एम्पावर करें ताकि जो भी नॉलेज है उसको हम इजीली जो है अपनी लाइफ में अडेप्ट कर सकें। ठीक है, तो एक बार बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद इतना ध्यान से सुनने के लिए और पूरा अटेंशन देने के लिए। आई विश कि कल हम वापस इसी हॉल में, वापस इसी रूप में मिलेंगे, और कल के बाद हम अपने जीवन का संपूर्ण जो चेंज है उसे एक्सपीरियंस जरूर करेंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड ओम शांति। ओवर टू यू।